70 साल पहले 15 अगस्त 1947 को जैसे हुआ था आजादी का ऐलान, कुछ उसी तरह 30 जून को आपको बता दें आधी रात को संसद के सेंट्रल हॉल में घंटा बजाकर की जानी है जीएसटी की घोषणा, क्योंकि सरकार इसे दरअसल कोशिश उसकी ओर से ये की जा रही है कि टैक्स की जितनी भी जटिलताएं हैं उन जटिलताओं को इससे समाप्त कर दिया जाएगा और इसी वजह से आजादी के रूप में इसको प्रचार प्रसार करने की ये कोशिश भी है, क्योंकि मोदी सरकार हर चीज को बेहद खास बना लेना चाहती है। फिलहाल जीएसटी को लेकर आम जनता के मन में तमाम तरह के सवाल हैं और उन्हीं सवालों का जवाब आज सुबह से ही हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। वित्त मंत्री हमारे साथ मौजूद थे आज सुबह 10 बजे। उसके बाद अलग अलग सेक्टर्स के तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ बने रहे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बताया कि राज्य सरकार के सामने कैसी चुनौतियां आई थी और अब ये देश को कैसे देने जा रहा है फायदा। और अब वक्त हो चला है बेहद खास मेहमान ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी साहब हमारे साथ इस सभागार में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है साहब आपका। मैं मंच पर आपको आमंत्रित करना चाहूंगी और उनके साथ इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे अभिसार शर्मा। एक और चीज मैं यहां पर गिनाती चलूं, हाल ही में मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर हमने एक सर्वे किया था पत्रकारों के जरिए और सबसे ज्यादा अगर नंबर किसी एक मंत्री को मिले थे तो वो नितिन गडकरी। बहुत स्वागत है साहब का। शुक्रिया चित्रा आपका। और देखिए, बहुत कम होता है जब पॉलिटिशियन को अपने महकमे के बारे में एक्सपर्टीज भी हासिल होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और फिर मेरे साथ जो आज मेरे मेहमान हैं उनका एक दूसरा नाम भी महाराष्ट्र में था, रोडकरी साहब। तो ऐसे में ऐसे शख्स से सवाल करना और खासकर एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसको लेकर दिल की धड़कनें तेज हुई पड़ी हैं, मजा ही अलग होता है। सबसे पहले गडकरी साहब, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा 2 से 3 मिनट में अगर आप हमें बता सकें कि दरअसल जीएसटी देश के लिए बेहतर क्यों है। आए। हमारे वर्ल्ड में 165 देशों में जीएसटी है। एक देश में एक देश एक बाजार और एक टैक्स, ये संकल्पना का सबसे ज़्यादा फायदा छोटे लोगों के लिए है, क्योंकि राज्य सरकार भी अलग अलग पार्टियों की होती है, वो भी टैक्स लगाते हैं। हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी टैक्स लगाती है और टैक्स लगाने से ज़्यादा जो पैसा भरना पड़ता है उसकी तकलीफ तो होती है, पर उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर कोई होती तो इंस्पेक्टर राज की होती है। कभी इनकम टैक्स वाला नोटिस देता था, कभी सेल टैक्स वाला देता है, कभी एक्साइज वाला देता है, कभी चुंगी वाला आता है। तो लोग त्रस्त होकर ये कहते थे जो लेना है एक बार ले लो पर हमको तकलीफ मत दो। तो ये एक टैक्स होने के कारण इन तकलीफों से हमको मुक्ति मिलने वाली है। इसमें ट्रांसपेरेंसी है, इंस्पेक्टर राज खत्म होने वाला है और पहले जो टैक्स बढ़ रहा था लगभग हम ये कोशिश कर रहे हैं उससे कम ही टैक्स लगेगा। और कम टैक्स लगने के साथ एक फायदा होगा कि हमारे यहाँ चीज़ों के भाव कम होंगे और ये जो कच्ची चिट्ठी वाला काम था वो लगभग बंद होगा, जिसके कारण काला धन निर्मित बंद हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि, आप कहीं भी जाए टैक्सी से लेकर रेस्टोरेंट तक अब डिजिटल करेंसी आई है और इसलिए धीरे धीरे टैक्स के रेट भी कम हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है, ईमानदार लोग टैक्स भर रहे थे और कुछ लोगों का नंबर 2 में काम चल रहा था। अब 95-98% टैक्स के अंदर आ जाएंगे तो टैक्स का रेवेन्यू बढ़ेगा और धीरे धीरे टैक्स का परसेंटेज कम होगा। तो मुझे लगता है इंस्पेक्टर राज से मुक्ति, भ्रष्टाचार से मुक्ति, तकलीफों से मुक्ति और सिंप्लीफिकेशन इन टैक्स रिजिम, ये ग्राहक व्यापारी सबके लिए फायदा है। 20 लाख तक जो लोग हैं उनको तो छूट ही है, 75 लाख तक टर्नओवर है तो उनके ऊपर 1% है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा टैक्स रिफॉर्म है जो सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बड़ा एक रिलीफ देने वाला है, इसीलिए सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। एक बात जरूर है, केवल आखिरी मुद्दा कहूँगा, कुछ बातें अभी पहली बार ये लगने के कारण, अभी जैसे ड्रिप इरिगेशन पर कल मेरे ध्यान में आया कि जो किसी भी इसमें नहीं है उसको 28% लग जाएगा। तो ये किसानों के लिए 28% तो स्वाभाविक रूप से उचित नहीं है। कुछ अपंगों के लिए हम लोग पैर लाते हैं बाहर से, उसके ऊपर 28% आएगा, ऐसा मुझे रूल मिला। तो अरुण जी के नेतृत्व में जो हमारी जीएसटी काउंसिल है, जिसके फाइनेंस मिनिस्टर लगातार ऐसी बातों को लेकर जो इसकी कमियां है, गलतियां है, उसको सुधार रहे हैं और मुझे लगता है लोगों ने पैनिक होने का कारण नहीं है।
पहले रेजिम में सभी टैक्स मिलाकर जो था उससे लगभग कम ही आपको टैक्स लगेगा, तकलीफें कम होगी। और इसमें शुरुआत के समय में जो थोड़ा से अड़चने आएगी वो सरकार पॉजिटिव प्रोएक्टिव होकर वो सब सवालों को सुलझाएंगी। इसके लिए कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, इससे निश्चित रूप से मार्ग निकलेगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अपना स्थान ग्रहण करें नितिन जी। और जो लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो लोग फेसबुक ट्विटर के जरिए जो है अपने सवाल भेजें, हम आपके सवाल गडकरी जी से जरूर पूछेंगे। आपने जो कहा ना, लोगों के जहन में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ आशंकाएं हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे संबोधित करने में आप देर कर रहे हैं। अब जाकर अगर उन भ्रांतियों को संबोधित करने की बात की जा रही है तो ये बताता है और आप कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी तैयारी ठीक नहीं है। नहीं, देखिए बात ऐसी है कि जैसे शिपिंग सेक्टर है, रोड सेक्टर है, यहाँ के सभी कॉन्ट्रैक्टर शिपिंग सेक्टर की इंडस्ट्री मुझे मिली, फिर उनसे मैंने निवेदन लेकर मैंने हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के पास उनको भेजा। अब क्या है कि एकदम टोटल रिफॉर्म है, पुराने टैक्स कैंसिल हो रहे हैं और एक ही टैक्स आ रहा है, ये पूरी नई सिस्टम एस्टैब्लिश हो रही है। और इसलिए कितना भी होगा तो भी इसमें अलग अलग राज्यों में पहले अलग दर थे, तो इसलिए लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, संभ्रम है। और मैं ये मानता हूँ, इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि शुरुआत के समय में रहेगा, पर ये जैसे जैसे लोग आएंगे और हमारे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के सामने डिस्कशन होगा, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे तो उन लोगों को रिलीफ मिलता जाएगा। और ये सिस्टम में नहीं आनी है, इसके कोई भी नई सिस्टम जब आती है, टेक्नोलॉजी आती है, नया कोई रिसर्च होता है, नई कोई इनोवेशन होता है, तो पहले दिन प्रोडक्टिविटी लेवल ऐसी नहीं होती कि जो हम कहते हमको मिलती है। शुरुआत के समय में स्टार्टिंग ट्रबल होती है, ये थोड़ा सा है। और लगातार हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, पीएमओ और हम डिपार्टमेंट वालों को प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हर डिपार्टमेंट इसमें इनिशिएटिव लेकर अपने डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम्स क्या है वो भी देखे और सब मिलकर जानकारियां तुरंत फाइनेंस मिनिस्टर को दे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये पहला महीना शुरुआत का समय टीथिंग ट्रबल थोड़ा सा होगा और उसके बाद में लोगों को रिलीफ मिलेगा और ये इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ, लोग बहुत बार मुझे कहते थे कि भाई तुम जो लेना है एक बार टैक्स ले लो, पर हर नया इंस्पेक्टर हमारे घर पे आता है, आज ये आया, कल वो आया, सेल टैक्स वाला, कल एक्साइज वाला, परसों इनकम टैक्स वाला। इन सब तकलीफ देने वाले सिस्टम में जो कुछ प्रॉब्लम्स थे उससे मुक्ति मिलेगी। एक ही बाजार, एक ही टैक्स। तो ये मुझे लगता है कि एक देश में एक होना ये हमारे लिए बहुत सुविधा का। आप कह रहे हैं कि 1 महीने चलेगा या अनिश्चितता का दौर, हालांकि व्यापारी जो हैं वो 6 से 1 महीने से 1 साल की बात कर रहे हैं। आपने जो जिक्र किया, और चूंकि परिवहन मंत्रालय आप संभाल रहे हैं, एक चीज जो मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है कि अब तक जो हमारे ट्रक्स गुड्स लेके एक राज्य से दूसरे राज्य में जाया करते थे, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री वाले लोगों को कई तरह के टैक्स से जूझना पड़ता था, एक राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य। अब इस समान सिंगल टैक्स, एक देश एक टैक्स का असर इस इंडस्ट्री पे क्या करने वाला है, खासकर वो ट्रक्स जो ये गुड्स लेके एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जाते हैं? IIM कलकत्ता और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक अध्ययन किया था। रोड सेक्टर में उन्होंने कहा था कि ये चेक पोस्ट है अलग अलग स्टेट के सेल टैक्स के और इसके अभी वैट के और हमारे टोल नाका, इस पर रुकने के कारण हर साल देश में 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है, फ्यूल फूकी जाती है। और इसलिए अभी हमने ये किया कि इसके बाद ये चेक पोस्ट सब बैरियर्स निकल जाएंगे। दूसरा, हमने निर्णय ये किया है कि अब हमने फास्ट ट्रैक लाया है। अभी आपके यहाँ, हमारे यहाँ एक स्टिकर आप लेंगे ट्रक पर, अभी दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 18 टोल नाके हैं। एक टोल नाके पर रुकने के लिए 10 मिनट पकड़ो तो 180 मिनट, 3 घंटा खराब होता है एक ट्रक का। अब उसके साथ उसको रुकने की जरूरत नहीं, वो स्टिकर लगाएगा, जैसे मोबाइल फोन चार्ज होता है वैसे उसके पैसे निकल जाएंगे। तो आपको रुकने तो वो 3 घंटे में से 180 मिनट में से उसके 10 मिनट अगर जाएंगे, 20 मिनट जाएंगे तो भी उसका 1.5 घंटा बचेगा, 2.5 घंटा बचेगा। अब एक ट्रिप में मुंबई से दिल्ली 2.5 घंटा बचेगा तो महीने भर में वो 2 ट्रिप करेगा तो उसका इनकम बढ़ेगा। अमेरिका में मैन आवर्स बढ़ रहे हैं। अमेरिका में एक ट्रक 800 किलोमीटर डेली चलता है और हमारे यहाँ 250-250 किलोमीटर चलता है। तो ये जो ऑब्स्टेकल्स थे, टैक्स के बैरियर्स थे, ऑक्ट्राई के पोस्ट थे, फिर ये सेल टैक्स के पोस्ट थे, चेक पोस्ट थे, उसमें करप्शन था। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, एक एक रंग के कार्ड रहते थे और वो सब अधिकारी मिलकर, वो ट्रांसपोर्ट वालों को पूछो, हमारे यहाँ मैं तंग आ गया था, नागपुर से मध्य प्रदेश, यानी सारा कसा, वो एक हमारा वहाँ एक सेंटर है और दूसरा छत्तीसगढ़, दोनों जगह पर ऐसे रैकेट थे कि मैं तंग आकर मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा कि अब मैं एक दिन सत्याग्रह करूंगा।
और यहाँ आके घुसूंगा और उनको अभी मैं ठोकूंगा, इतना मैं अस्वस्थ हो गया था, क्योंकि हर आदमी को पैसा लिए बिना ट्रक ही आगे नहीं जाता था। अब सबसे बड़ा सौभाग्य है कि ये बैरियर्स निकल जाएंगे, अभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, जो छोटी कार उद्योग से जुड़े लोग हैं उनके जहन में भी आशंकाएं हैं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने आखिरी मौके पर इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया था। छोटी कार्स के क्या दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में संभवतः वैट का जो स्ट्रक्चर है उसके चलते शर्तिया तौर पर कहते हैं छोटी कार्स के दाम बढ़ेंगे, मगर ओवरऑल क्योंकि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का सपना जो होता है वो छोटी कार्स को लेके होता है, उसको लेके जो आशंकाएं हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो पहली बात ये कहूंगा कि अब कार पेट्रोल डीजल की मत खरीदी करिए। मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में 200 इलेक्ट्रिक कार शुरू कर दी टैक्सी, अब इलेक्ट्रिक बस शुरू की और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा शुरू किए। अब इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस, बायो सीएनजी और मिथेनॉल हम ला रहे हैं जो इंडिजिनियस फ्यूल है। और हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा 12% टैक्स केवल इलेक्ट्रिक कार पर है, और मैंने उनसे अनुरोध किया कि इथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायोगैस पर भी यही करिए। हाइब्रिड कार पर 42% है, बहुत बड़ा है। हाँ, तो बाकी कारों के ऊपर पहली तुलना में जो भी था वही था, पर हाइब्रिड कार के बारे में हम लोग भी कह रहे हैं वित्त मंत्री जी को, और काउंसिल में वो विचार करेंगे। तो मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज जो पुराना टैक्स छोटे कारों पर था उससे कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। नहीं, ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है, हाइब्रिड कार्स का एक दूसरा नाम ग्रीन व्हीकल्स भी है, क्योंकि वो वैकल्पिक फ्यूल पे डिपेंड करते हैं। और जिस तरह के टैक्सेस 42% टैक्सेस की यहां पर बात हो रही है, आपने उन्हें एसयूवीज के समकक्ष लाके खड़ा कर दिया है। नहीं, एक तो पहले क्या ये नहीं बताता कि पर्यावरण के प्रति आप लोग गंभीर नहीं है? देखिए, पहले बात तो ऐसे है कि आप इसको ग्रीन कार नहीं कह सकते हाइब्रिड कार को। इसमें क्या है, जब कार चलती है तो ब्रेक मारते तो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, उसके ऊपर वो बैटरी चार्ज होती है और उस पर वो चलती है, तो उससे डीजल पेट्रोल चलने के बाद ही वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये हाइब्रिड कार है, फिर भी अच्छी है, यानी 100% पेट्रोल और डीजल कार से ही अच्छी है। पर दूसरी बात, अगर हम पर्यावरण के समर्थक है इसीलिए इलेक्ट्रिक कार पर हमने 12% लगाया, तो यही तो हमारी ग्रीन पॉलिसी है। और मैं अभी अनुरोध कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक के साथ इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस, बायो सीएनजी और मिथेनॉल ये भी इसके ऊपर लाइए। तो मुझे लगता है कि ग्रीन के प्रति हमारा समर्थन है। और ये जो हाइब्रिड कार है इसमें भी हम वित्त मंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग फ्यूल इंपोर्ट करते, कॉस्ट इफेक्टिव इंपोर्ट, सब्स्टिट्यूट, पोल्यूशन फ्री, ये तीनों बातों का ध्यान में रखकर हमने हाइब्रिड कार में भी थोड़ा कुछ और कंसेशन देना चाहिए, इस बात का जिक्र चल रहा है। जीएसटी काउंसिल इसका अंतिम निर्णय करेगी। अच्छा, हाइब्रिड कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स के आपके जवाब के चलते आपने मेरे उस सवाल को शायद नजरअंदाज कर दिया कि छोटी कार्स की कीमत बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। आज के आप मेरे इस ऑडियंस को और इसके जरिए देश को ये आश्वस्त कर सकते हैं कि छोटी कार्स की कीमत बढ़ेंगी तो नहीं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा, जहां तक मेरी जानकारी है कि पुराने समय जो अलग अलग स्टेट में जो कार की कीमत थी छोटे कारों की, जीएसटी लगने के बाद उससे ज्यादा कीमत नहीं होगी तो उससे कम ही होगी, उनके ऊपर ज्यादा बोझा नहीं आएगा, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। कुछ सवाल त्वरित लेते हैं। फेसबुक से आया कुमार सज्जन कह रहे हैं, क्या जीएसटी लागू होने से मुनाफाखोरी खत्म हो जाएगी? देखो, मुनाफाखोरी क्यों खत्म होगी? कोई व्यापारी, कोई उद्योगपति, कोई इंडस्ट्री, कोई समाज कार्य, देश कार्य और कोई चैरिटेबल ट्रस्ट थोड़ी खोलता है। देखो, जो बिजनेस करता है, उद्योग व्यापार करता है, दुकान चलाता है, उसका मुनाफा कमाना उसका काम भी है और उसका अधिकार भी है। जैसे राजनीति में जो आता है वो चुनाव लड़ना ही है, चुनाव लड़ने के लिए हम काम तो बाकी बातों के लिए करें, हम चुनाव लड़ने वाले ही है, इसमें छुपाना क्यों है? तो उद्योग व्यापार में कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। नहीं, मुनाफाखोरी से शायद उनका अर्थ ये था कि मुनाफाखोरी मुनाफा अपने तक सीमित रखना और लॉस जो है वो नीचे पर्कुलेट हो कंज्यूमर तक। पहली बात तो ऐसी है कि इतने ज्यादा के टैक्सेस और करप्शन, रेट टेपिज्म के कारण ओवर रेट्स बढ़ते थे। अभी जैसे उदाहरण के लिए बताओ कि ये जो स्टेट बैरियर्स थे वो खत्म हो जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट का किराया कम हो जाएगा, क्योंकि 8-8 घंटे वहां खड़े रहते थे, 2 स्टेट के वे फॉर्म दो, वो फॉर्म दो, फिर वे बोलता था। अब कुछ नहीं है, तो वो नेचुरली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी। दूसरी बात जो है, आपके पास हर इंस्पेक्टर चेकिंग के लिए आता था, अब ये बताना नहीं है, मेरे लिए उचित नहीं है, पर आने वाला मिनिस्टर लिफाफा लेने के लिए आता था। हमारे यहाँ फूड एंड ड्रग और सब इंस्पेक्टर के महीने बैठे थे और आए हुए उतना पैसा कलेक्ट करते थे मार्केट से। ये पुराने सालों से चल रहा है, हमारे राज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छी नहीं है स्थिति, ये सब बंद हो जाएगी।
तो आज जो कारण न होते हुए आकर आपको घर में आकर हरासमेंट करते थे वो बंद हो जाएगी, उससे खर्चा कम होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर आपका कम होगा, तो नेचुरल कंपटीशन में प्राइजेस कम होगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, करप्शन खत्म हो जाएगा और नंबर 1 पर इकोनॉमी आएगी, रेवेन्यू बढ़ेगा और रेवेन्यू राज्य और भारत सरकार का बढ़ेगा। मेरा अंदाज है इससे रेवेन्यू बढ़ेगा क्योंकि नंबर 2 बंद हो जाएगा और रेवेन्यू बढ़ेगा तो हमारे कल्याणकारी योजना के लिए पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो कैपिटल खर्चा होगा, खर्चा होगा तो और रोजगार निर्माण होंगे, रोजगार निर्माण होगा तो परचेसिंग पावर पैदा होगी और परचेसिंग पावर पैदा होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। नहीं, इतने ही आत्मविश्वास के साथ मुझे याद है 8 नवंबर को घोषणा की गई थी कि कालाधन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और देश के सामने हकीकत तो है ही। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, हम लोग थोड़ा सा इन बातों को समझने के लिए और डिटेल में जाएं। पहले हम रेस्टोरेंट में जाते थे, अब यहाँ के लोगों को मैं नहीं सवाल पूछता पर ये बताया अनुभव, अगर रेस्टोरेंट में जाते तो हम पहले कैश से पैसे देते थे, अब हमारे सबके जेब में कार्ड है, अब भीम ऐप खुला हुआ है, अब मोबाइल का उपयोग हो रहा है। अब क्या होता है कि उसने 200 रुपये का भी रेस्टोरेंट में खाया तो टैक्स के अंदर आ रहा है। पहले आप मुझे बताइए कोई छोटी मोटी चीज आप मार्केट में लेते थे, अभी मैं बहुत पहले मुझे याद है दिल्ली में हम फर्नीचर खरीदते थे, वो बिल देते थे तो बिल के ऊपर सेल टैक्स का नंबर एस्टीमेट लिखा रहता था, यानी कोटेशन, और एस्टीमेट के नाम का वो बिल मिलता था। अब कोई ये देगा नहीं, हर चीज टैक्स के अंदर आएगी, इसके कारण तो मुझे लगता है टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। गडकरी जी, जो शख्स क्रेडिट कार्ड के जरिए बिल पे कर रहा था, जो ईमानदारी से अपनी बात कर रहा था 8 नवंबर से पहले, वो अब भी वैसा कर रहा है, वो पहले भी वैसा कर रहा था। जिस समानांतर ब्लैक व्यवस्था की, काले धन की व्यवस्था की आपने बात की थी, प्रधानमंत्री मोदी ने बात की थी, वो पूरी तरह से नदारद है और वही बातें अब आप कर रहे हैं जीएसटी को लेकर। यही वजह है कि लोगों के जहन में आशंकाएं हैं, शायद वो आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। पहली बात, आप थोड़ा सा स्टैटिस्टिक देखिए कि आज से 2 साल पहले क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाले लोगों की संख्या कितनी थी और आज जो हमने नई सिस्टम लाई है इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके, जिसमें भीम ऐप से लेकर अनेक प्रकार के ऐप्स आ गए हैं, अनेक प्रकार के कार्ड्स आ गए हैं, आप अभी केवल अमाउंट वाइज उसका टर्नओवर देखिए। मेरी जानकारी ये है कि पहले जो टर्नओवर इसमें होता था उसकी तुलना में 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना बढ़ा है। अब ये बढ़ा है नहीं, इसका मतलब नंबर 2 के पैसे का जनरेशन बंद हो गया है। मैं रेस्टोरेंट में विदाउट बिल अगर पेमेंट करता था, वो नंबर 2 की इकोनॉमी थी, कालाधन निर्माण हो रहा था। अब कोई भी दुकान में जाकर आप जो है, आप कोई भी टिकट खरीदते हो तो आपको वो नंबर 1 में आ रहा है, इसका मतलब कालाधन निर्माण होना की प्रक्रिया को बड़े प्रमाण पर चेक लगा हुआ है। और यही बात इंपॉर्टेंट है कि देश की इकोनॉमी में पुराने समय में कालाधन निर्माण हो रहा था और उसको हमारी सिस्टम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करती थी। आज की सिस्टम ऐसी है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली कालाधन निर्माण करने के अवसर समाप्त हुए। अब मैं ये कहूंगा, वैसे 100% कहना मेरे लिए एकदम नहीं ठीक होगा, पर 90 to 95% सब ट्रांजैक्शन अगर ये इस प्रकार के हो जाएंगे बैंक में। आप मुझे बताइए, आप पहले बैंक में जाकर लाइन में खड़े रहते थे, अब आपको एक मजाक बताता हूँ। हमारे कलकत्ता पोर्ट में पेंशन मिलती थी, मैंने छोटा सा निर्णय किया कि अब पेंशन जो है वो आधार के साथ बैंक अकाउंट में जमा होगी, जनधन के अकाउंट में या आधार का उपयोग होगा। 4000 लोग पेंशन मांगने के लिए नहीं आए, 50,000 करोड़ रुपए देश में शिष्यवृत्ति है, पेंशन है, अनुदान है, इसमें केवल इसलिए बच गए क्योंकि अब ट्रांसपेरेंसी आ गई और इसके कारण अब भ्रष्टाचार भी बंद हुआ और गलत लोग जो मिसयूज कर रहे थे वो भी बंद हुआ। ये पैसा अगर जाता तो इसका जनरेशन नंबर 2 की इकोनॉमी होता था। तो मुझे लगता है कि काफी बड़े प्रमाण पे अब ट्रांजैक्शन जो है वो कवर हो रहे हैं, तो इसके कारण ये कालाधन निर्माण ही नहीं होगा, बहुत कम होगा। ये देश के लिए बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा, ट्रेडर्स के जहन में जो आशंकाएं हैं, खासकर छोटे व्यापारियों के जहन में, और वो हड़ताल तक की बात कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरह से इतिहास दोहराया जाएगा? जो अराजकता, जो अफरा तफरी हमने नोटबंदी के बाद देखी थी, जिसके चलते 100 लोग मर गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही अफरा तफरी जीएसटी के दौरान और जीएसटी के लागू होने के बाद दिखाई देगी? क्योंकि अब तक आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो अनिश्चितता का दौर कितने वक्त चलेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात तो ऐसी है कि नोटबंदी के समय भी लोगों को तकलीफ हुई, पर मैंने आपके ही टीवी पर देखा कि जो आदमी चक्कर आकर गिर गया था लाइन लगाने में, उसको जब पूछा गया तो उसने कहा अच्छा हो रहा है जो हो रहा है।
अब मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद अफरा तफरी होगी। ये भविष्य बताने वाले लोग कुछ है, क्योंकि कुछ लोग तो चाहते कि देश में कोई चीज अच्छी ना हो, पर आज सभी पॉलिटिकल पार्टी लगभग और सभी राज्य सरकारों ने इसका समर्थन किया है। तो पहली बात, ये जीएसटी के साथ सभी पार्टियां जुड़ी हुई, उनका समर्थन हासिल है। दूसरी बात, जो बैकवर्ड स्टेट से जहां कंज्यूमर ज्यादा माल कंज्यूम होता था और टैक्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को मिलता था, अब जहां उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे और बंगाल जैसे स्टेट है, जहां कंजम्पशन जितना होगा उतना उनको टैक्स मिलेगा, तो रेवेन्यू में बढ़त होगी। और तीसरी जो बात है, ये करते समय शुरुआत के समय में मैं आपके मार्फत लोगों को आह्वान करूंगा, कोई भी नई चीज आती है तो उसको थोड़ा समय लगता है। मेरे हिसाब से ज्यादा एक महीना मुझे लगता है कि इसको रेगुलराइज होगा, पर आप समझ लो 2-3 महीने लगेंगे। 2-3 महीने लोगों ने राह देखनी चाहिए, और 2-3 महीने के बाद अगर उनको तकलीफ होती है तो लोकतंत्र है, आंदोलन करने का सबको अधिकार है। नहीं, क्योंकि देखिए नोटबंदी का भी जो असर है विकास दर गिरने के तौर पर, वो दिखाई लगातार दे रही है। खुद स्वदेशी जागरण मंच कह रहा है कि छोटा व्यापारी इससे नुकसान में रहेगा, यानी कि वैचारिक स्तर पर जो संस्थाएं आपके करीब थी उन्हें भी आप जो हैं आश्वस्त नहीं कर पाए। मुझे बहुत धन्यवाद दूंगा आपको कि जब हमारी सरकार आती है और हम मंत्री बनते हैं तो आप जैसे बड़े चैनल और एंकर को स्वदेशी विचार, स्वदेशी मंच और ये सब लोग याद आते हैं, क्योंकि जब हमारी सरकार नहीं थी तो उनके पास कोई इंटरव्यू लेने के लिए जाता नहीं था, पर हमारी सरकार आने से उनका भी महत्व बढ़ा है, और इसलिए वो कोई भी कुछ कहेगा तो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज है। क्योंकि हम वैसे वैचारिक स्तर पर जो आपके करीब संस्थाएं हैं वो आजकल बहुत जोरदार तरीके से अपनी मौजूदगी भी दर्ज करवा रही हैं अलग अलग मोर्चे पे। आप एक बात समझ लीजिए, अगर मजदूरों में काम करने वाली संस्था है तो मजदूरों के हितों की बात करेगी, वो मैनेजमेंट के खिलाफ बोलेगी। सरकार भी अभी स्टेट ट्रांसपोर्ट है मेरे डिपार्टमेंट के अंदर, अब स्टेट ट्रांसपोर्ट सब बंगाल में चले गए। अब वो गाड़ियां जो है, बसेस, हॉर्न छोड़कर सब बजता है ऐसी गाड़ियां, उसको हम बंद करना के सिवा पर्याय नहीं है। पर वहां के ड्राइवर कंडक्टर की यूनियन हमारे लोगों की है, वो बोलते बंद मत करो। अब हम ग्राहक जो है उनको सेवा देते, वो कहते कि बस सर्विस अच्छी करो, तो स्वाभाविक रूप से ये थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट आता है। स्वदेशी विचार मंच की बात जो है उसमें उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे, वो जैसा कह रहे वैसी बात नहीं होगी। मुझे लगता है अवसर देना चाहिए सबने, और मैं ये मानता हूं कि आप कोई भी नए ट्रायल को फिल्म देखने के बाद ही वो बेकार है ऐसा क्यों कमेंट्स दे रहे हो? अरे 3 घंटे बैठकर फिल्म तो देखो, न्यूज रील तो देखो और देखने के बाद प्रतिक्रिया दो। ये जो देखने के पहले ही ये उन्होंने ना हीरो को देखा, ना हीरोइन को देखा, ना फाइटिंग देखी, ना फिल्म देखी, सर पहले से कह रहे कि ये बेकार है। नहीं, जनता तो पिछले 3 साल से ट्रेलर देख रही है। सर हमारा ट्रेलर अच्छा ही है। अभी लोग ये कह रहे हैं कि ट्रेलर ही इतना अच्छा है तो फिल्म कितनी अच्छी होगी। मतलब सोचिए 3 साल से आप ट्रेलर ही निकाल रहे हैं बैठ के। नहीं, 3 साल से ट्रेलर ही निकाल रहे हैं। कोई ट्रेलर नहीं कर रहा हूं मैं, अपने डिपार्टमेंट में बात करता हूं। 2 किलोमीटर रास्ता बन रहा था, 23 किलोमीटर हो गया। नहीं बिल्कुल, वो तो मैं मान रहा हूं, और वो तो एबीपी न्यूज के अपने सर्वे में आपको सबसे काबिल मंत्री माना गया। और मैंने अपने परिचय में आपको कहा भी था कि आप उन सीमित राजनेताओं में से हैं जिनकी एक्सपर्टीज है, मगर माफ कीजिएगा यही मोदी सरकार के बाकी मंत्रियों के बारे में नहीं कहा जा सकता। देखिए, हर एंकर की एक विशेषता होती है, हर आवाज की एक विशेषता होती है। अमिताभ बच्चन का आवाज मुझे अच्छा लगता है, सब लोगों को अच्छा लगता है। अब उनकी उम्र भी हो गई तो भी जब बोलते हैं तो अच्छा लगता है। अब अमिताभ बच्चन के साथ बाकी बहुत अभिनेता हो गए, पर अब लोग उनको उसमें पसंद नहीं करेंगे। तो हर व्यक्ति का, अभी शेफ है, मैं खाने का बड़ा शौकीन हूँ, तो मेरे अब 5 शेफ है। तो कोई बनाने वाला जो होता है वो ऐसी चीज बनाता है कि वो 100 शेफ नहीं बना पाते। थोड़ा बहुत सभी मंत्री अच्छा काम कर रहे, कोई कम ज्यादा हो सकता है, पर सरकार बाय एंड लार्ज मैं इतना ही कहूंगा कि यूपीए में जो 50 साल नहीं हुआ, निर्णय नहीं करते थे, जो 50 साल में नहीं हुआ उसमें से बहुत से क्षेत्रों में अच्छा काम। जैसे मैं पोर्ट में हमारे हम आए, पहले साल 3000 करोड़ प्रॉफिट, फिर दूसरे साल 4000 करोड़ प्रॉफिट, तीसरे साल 5000 करोड़ प्रॉफिट, इस साल 8000 से 7 से 8000 करोड़, सब प्रॉफिट में चल रहा है। पहले घाटा था, प्रॉफिट में आया। तो बहुत सी चीजें हमने अच्छी की, पर आपने कांग्रेस को 60-65 साल दिए, अब हमको 3 साल दिए, हमको 10 साल तो दो, फिर हमारा मूल्यांकन करो। मगर आपका प्रॉफिट जो है एक राज्य की सीमा में आके रुक जाता है। आप ही की अपनी राज्य की सरकार, अपनी पार्टी की सरकार है,
उत्तराखंड में आके वो प्रॉफिट रुक जाता है आके शायद। नहीं नहीं, कहाँ रुका हुआ है। देखिए, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मैंने हर स्टेट में जो मैं अपने डिपार्टमेंट में कह सकता हूँ कि 10 साल में किसी स्टेट को नहीं मिला उतना दिया। और आपको दूसरी बात बताता हूँ, आप किसी भी पार्टी के एमपी से बात करो, बीजेपी के नहीं, कांग्रेस वाला होगा, कम्युनिस्ट होगा, सीपीएम वाला हो, उसको पूछो जो मेरे पास आए, अगर मैंने 99% सबके काम कर दिए, कोई मेरे खिलाफ बोल नहीं सकता, कांग्रेस वाला भी नहीं बोल सकता। वही तो मैं कह रहा हूं, आपके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा क्योंकि आपको एक्सपर्टीज है, मगर अच्छे दिन बाकियों के नहीं आए अभी। एक बार मैंने एक बात बताई थी। हाँ, वैसे आपने तो इस पे कॉपीराइट याद दिया अच्छे दिन पे, मैं जानता हूँ, आप ही के शब्द थे वो। मेरी बात को मिस इंटरप्रेट मत करिए। देखिए, हमारे देश में समाधान और संतुष्टता ये कहीं नहीं है। हाँ। मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं अक्सर ये समझता हूँ कि मेरी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज्यादा मिला है, तो मुझे नींद आती है। जो भविष्य का विचार करते हैं, अभी देखो, जो एक तो बहुत से लोग कारपोरेटर है वो इसलिए नाराज है कि वो एमएलए नहीं बने, जो एमएलए बने वो इसलिए नाराज है कि वो एमपी नहीं बने, जो एमपी बने इसलिए नाराज है कि वो मंत्री नहीं बने, जो मंत्री बने उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। तो ये क्या होता है कि समाधान मानने के ऊपर होता है और अच्छे दिन मानने के ऊपर होते हैं। क्या आप मुझे बताएं, इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ? आज इसेंशियल कमोडिटी के भाव कम नहीं हुए? कम हुए। मुझे लगता है कि समाधान मानने के ऊपर होता है और उस समाधान मानने की भी एक एक व्यक्ति के एक्सपीरियंस अलग होते हैं। अभी जिसके पास स्कूटर है वो समाधानी है, पर जिसको स्कूटर है उसको कार खरीदना है, कार है उसको मर्सिडीज खरीदना है, मर्सिडीज है उसको प्लेन खरीदना है। देखो, राजी और नाराजी और अच्छे दिन ये समझने के ऊपर होते हैं। पर एक बात सच है, जो ग्रास रूट रियलिटी है कि जो गरीब आदमी के लिए, मध्यम वर्गियों के लिए जो परिस्थितियां थी उससे 100% बदल हो गया, ये दावा मैं नहीं करूंगा। नहीं, मगर महाराष्ट्र के किसान गडकरी साहब आपकी इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। आप खुद जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आप ही की सरकार ने जो लिखित दस्तावेज दिया था, उसी में महाराष्ट्र के किसानों में सबसे ज्यादा तादाद आत्महत्या को लेकर, और मोदी सरकार के आने के बाद 42% वृद्धि हुई है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि पर्कुलेट किया है, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं जब किसानों की बात आती है। देखो, मैं किसान हूं और मैं किसानों में ही काम करता हूं। देश में सबसे ज्यादा कृषि विकास का दर मध्य प्रदेश में है। पिछले 3 सालों में 19%, 21 और इस साल 23% है। ये आंकड़ा बताता है, ये कोई मैंने तैयार किया नहीं है। और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, शरद पवार साहब जब कृषि मंत्री थे तो कृषि विकास का सबसे बेस्ट विकास का अवार्ड उनको दिया है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस आए तब कृषि विकास का दर माइनस था। आज हमारा महाराष्ट्र का कृषि विकास का दर 6-7% पे पहुंचा है। देखो, एग्रीकल्चर ये बड़ा क्रॉनिक प्रॉब्लम है, ये आज का नहीं है। इसके कारण इरिगेशन की समस्या है, उसके कारण लोन के बारे में समस्या है, प्रोसेसिंग की है, पॉलिसीज की है। अभी प्याज कभी कभी 2 रुपए किलो जाता है, कभी कभी 80 रुपए किलो जाता है। स्टोरेज की समस्या है। मुझे लगता है ये बहुत पुराना समय, इसको सुधारने के लिए थोड़ा समय लगेगा। इरिगेशन बढ़ाना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन लाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लानी पड़ेगी, प्री कूलिंग प्लान, कोल्ड स्टोरेज करने पड़ेंगे। अभी हम लॉजिस्टिक में 2.5 लाख करोड़ के प्लान कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे काफी सुधार होगा। क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा। पर ये कोई 3 साल की हमारी उपलब्धि नहीं है। ये स्वाधीनता से लेकर जो रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप, जो कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, उसके परिणाम है। और इस स्थिति को सुधारने के लिए आपको हमको थोड़ा समय देना होगा। आप कांग्रेस को 60-65 साल दे रहे और 3 साल में हमारी मार्कलिस्ट तैयार करके फेल का छप्पा लगाकर हमारे हाथ में दे रहे। नहीं, 6+3 ये जो आप अक्सर कहते हैं ना 3 साल, वो सिर्फ 3 नहीं है सर, 6+3 उन 6 सालों में आपका भी योगदान था, जिसके लिए मैंने आपकी तारीफ की थी शुरुआत में। देखिए, मुझे लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हम सीरियस हैं। हमने फसल बीमा योजना लाई। पहली बार इरिगेशन सब्जेक्ट स्टेट में होने के बाद 80,000 करोड़ रुपए स्टेट को देने के लिए हमने अभी इस समय राष्ट्रीय प्रकल्प के लिए दिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। सबसे कम इरिगेशन झारखंड में 5.6%, महाराष्ट्र 18.9% और पंजाब और हरियाणा 96-98%। पानी की समस्या 11 राज्यों की है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड। ये समस्या पानी की है। जब तक हम यहाँ 50% इरिगेशन नहीं करेंगे और ड्रिप इरिगेशन लाने से 2 गुना 2.5 गुना उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे,
तब तक देश के किसानों की तस्वीर नहीं बदल सकती। पहली बार हमारे सरकार ने इरिगेशन स्टेट सब्जेक्ट होने के बाद में भी कॉन्करेंट लिस्ट में उसको लेकर हमने अभी इस समय 80,000 करोड़ रुपए राष्ट्रीय प्रकल्पों के लिए दिए। तेलंगाना जैसे राज्य ने अपने 7,000 करोड़ का इरिगेशन का बजट 24,000 करोड़ किया है। महाराष्ट्र भी कर रहा है और मुझे लगता है कि इरिगेशन बढ़ने के बाद, ड्रिप इरिगेशन बढ़ने के बाद आने वाले और 5 साल लगेंगे, महाराष्ट्र की परिस्थिति भी सुधरेगी। कुछ सियासी सवाल, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरह की तलखी हम देख रहे हैं वो कई मायनों में अप्रत्याशित है और कांग्रेस ने तो ये कह दिया कि हम संसद के सत्र का बहिष्कार करेंगे। देखिए, कुछ खुर्चियां ऐसी होती है कि उस पर जो भी बैठते हैं वो ऐसी बात करते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी क्यों ये कह रही है तो मुझे तो मालूम नहीं है, पर मुझे लगता है कि उन्होंने आना चाहिए, उनको जो कहना है वो कहना चाहिए, बोलना चाहिए। अब उनके दिन अच्छे नहीं है और जब दिन खराब होते हैं तो आदमी का संयम टूटता है, वो चिड़चिड़ करता है, झगड़ा करता है, विवाद करता है। तो बेचारों की परिस्थिति देखकर उदार अंतःकरण से माफ कर दो। नहीं, मगर देखिए ना, राष्ट्रपति चुनावों को लेकर जिस तरह की बयानबाजी वेंकैया नायडू साहब की तरफ से या रामविलास पासवान की तरफ से कि अगर आपने रामनाथ कोविंद के खिलाफ कोई शख्स उतारा तो आप दलित विरोधी रहेंगे, विपक्ष को उतारना नहीं चाहिए, बहुत ही निराशावादी हालात में भी बीजेपी ने अतीत में कैंडिडेट्स को उतारा है। तो ये दोहरे मापदंड क्यों? कोई दोहरे मापदंड नहीं है। हमारी पार्टी और मोदी जी और हम सब लोग एक बात पर विचार करते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और परसों मैं उत्तर प्रदेश में जब कोविंद जी के साथ था तो मैंने अपने भाषण में उनको कहा कि इनके साथ केवल जात मत जोड़िए। मैं अध्यक्ष था, वो हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से, हमारे दलित मोर्चा के प्रभारी थे, नम्र, शालीन, विद्वान, IAS की परीक्षा उनने पास की थी और वो सुप्रीम कोर्ट तक वकालत करते थे, विद्वान है और संविधान के जानकार हैं। तो अच्छे व्यक्ति के रूप में बाकी भी बातें जो है वो है। पर अब ऐसा है कि राजनीति में जब कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका राज्य, उसका प्रांत, उसका धर्म, उसकी भाषा, इसकी भी चर्चा होती है। मुझे लगता है कुछ बातों को मिस इंटरप्रेट किया जाता है। कांग्रेस पार्टी को जब हमने नाम तय किया, मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर हूँ, जैसे नाम तय हुआ ऐसे हम लोग, मोदी जी और हम लोग अमित भाई के रूम में आए, हमने सब लोगों को फोन किया। तुरंत मोदी जी ने सोनिया जी को फोन लगाया, वो अवेलेबल नहीं थी तो मनमोहन सिंह जी के घर पर फोन किया। थोड़ी देर के बाद सोनिया जी के फोन आया, उनसे बात हो गई। हमने सभी देश के मुख्यमंत्रियों को तुरंत बात की कि हम ये करने जा रहे हैं, ऐसा हमारा विचार है, आपके सामने आपका भी समर्थन चाहिए। उन्होंने कहा अच्छी बात है। हम बादल साहब से बात की और सबसे बात करके हमने निर्णय किया। हमारे पार्टी में पहले यूनानिमिटी हुई, फिर हमने बाकी लोगों से बातचीत की। अब ये कहना कि हमसे बातें नहीं की, हमको पूछा ही नहीं, हम नाम संभवतः इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए, आप कह रहे हो कि आपने उनकी तारीफ की और आपने उनकी दलित अस्तित्व को लेकर आगे जाके, मगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट देखिए। यहां तक कि जब रामनाथ कोविंद गवर्नर बने थे बिहार के, वो ट्वीट अभी भी मुझे याद है, उसमें उन्होंने दलित होने का जिक्र किया। अब अमित शाह साहब का ट्वीट देखिए, जो सबसे पहली बार उन्होंने परिचय कराया रामनाथ कोविंद का, उसमें भी उन्होंने दलित होने का जिक्र किया। तो देखिए, आप दलित मुद्दे पर सियासत का दोष विपक्ष पे ना मढ़े। सबसे पहले इसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। देखिए, ग्राउंड रियलिटी और सच्चाई तो यह है, ठीक है, कि जो कभी जाति नहीं वो जात है, तो वो तो लगी हुई है जी। तो उसका उल्लेख देखो राजनीति में तो होता ही है। तो उन्होंने भी, अब जैसे आपका परिचय कर दिया जाएगा तो ये किया जाएगा कि ये एंकर एबीपी में इतने साल इन्होंने काम किया है, ये यहाँ से आए, यहाँ इनका जन्म स्थान है, यहाँ इन्होंने ये किया। वैसे वो बायोडाटा में ये लाना और आना ये स्वाभाविक है, इसलिए उन्होंने वो बात को कही है, पर उसका मतलब हम कोई दलितों को आकर्षित कर रहे हैं। और ये एक बात सच है कि इनके कैंडिडेट के जो प्लस पॉइंट है, ठीक है, उसमें पहली बार उत्तर प्रदेश का एक दलित समाज का व्यक्ति हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बन रहा है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ये बात इंपॉर्टेंट है लोगों को। देखिए, आपने भी अंत में वो बात कही थी। जाते जाते एक बार फिर और मैं बहुत स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि चलिए, अब एक टैक्स व्यवस्था ट्रांसपोर्ट में यानी कि चुंगी टैक्स एक होगा, मगर जो एक आशंका है, क्या चुंगी टोल टैक्स यहां पर जिस तरह का करप्शन होता है उसे संबोधित किस तरह से करेंगे? यानी हमारे रोड के ऊपर करप्शन तो नहीं होता, मुझे बताइए कहाँ है? अच्छा, कोई करप्शन नहीं होता। देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा सा साफ बात करता हूँ।
इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। और मैं बहुत बार मजाक में कहता हूँ कि आपने कार्यक्रम आज इस 5 स्टार होटल में लिया है तो आपको जगह फुकट में तो नहीं मिली होगी, या खाना पीना चाय कॉफी सबका पैसा देना पड़ेगा, लाखों में बिल होगा। फुकट में करना है तो आपके पास विकल्प है, रामलीला मैदान पर बिठाओ सबको और कार्यक्रम करो। अगर मैं 4 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड बनाऊंगा उसमें आपका समय बचेगा। अभी मुंबई पुणे 11 घंटा लगता था, अब मैंने एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो 2 घंटा हुआ, तो 2 घंटे में पेट्रोल बचता है, टाइम बचता है, तो यू हैव टू पे फॉर इट। और सरकार के पास इतने पैसे नहीं है, पर ये टोल को अभी हमने ई टोल में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि नई कार आप खरीदी करेंगे तो उसको एक स्टिकर लग के आएगा और मोबाइल फोन जैसा चार्ज होगा, आप ले लो। और उसको मैंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि हमारा प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ चार्ज मैं आपको भी दे रहा हूं, तो आपको इसके बाद 1 साल के अंदर कोई टोल नाके पर कोई व्यक्ति दिखेगा नहीं, कोई रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे आगे भी एक नई योजना की ऐसी एक जेंट्री लगाएंगे, उस पर कैमरा रहेगा, आपके ऊपर वो कार्ड रहेगा, बैंक अकाउंट में तरह पैसे माइनस रह जाएंगे, कोई टोल दिखेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं। उस सिस्टम की ओर जल्दी जा रहे हैं। 1 साल में वो सिस्टम आना संभव नहीं, उसको समय लगेगा, पर आपकी तकलीफ कोई नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन गडकरी साहब। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।